हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग बेटा? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था बेटे पैकिंग एफिशिएंसी, और आपको बताया था कि तीन तरह के जो क्यूबिक लैटिस होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी आती है हमारे पास। सिंपल क्यूबिक में कितना था, 52.4% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 74% होता है। कैलकुलेट आपने सेम वे में निकालना है जैसे सिंपल क्यूबिक में हम करते थे। सिर्फ आपको क्या लिखनी है, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो, एज लेंथ अगर आपको पता है तो एज लेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे और बाद में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं हम। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने स्फीयर होते हैं, 4 स्फीयर होते हैं, बिकॉज देयर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी हो 74 निकलेगी आपके पास। ठीक है, इसी तरह से अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो पैकिंग एफिशिएंसी सेम कैसे कितनी आती है हमारे पास, 68। यहाँ पर भी एज लेंथ डायरेक्टली लिखनी है आपने फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, अगर आपको लर्न है, नहीं तो कैलकुलेट करके कर सकते हो। जो आपको करना बताई हुई है कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। एज लेंथ करेंगे, ए निकालेंगे तो फिर ए क्यूब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और उसके साथ बॉडी सेंटर के लिए नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं हमारे पास, 2, तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि इसके लिए एज लेंथ होती है उसका क्यूब करके आएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकलती है बीसीसी के लिए, ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर फेस सेंटर क्यूबिक, एफसीसी, और ये बीसीसी के लिए बॉडी सेंटर क्यूबिक। हमने पैकिंग स्ट्रक्चर भी देखा कि किस तरह से सॉलिड में पैकिंग होती है, और जो स्पेस बच जाता है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, जो एम्प्टी स्पेस रह जाता है उनको हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं या फिर वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम सबसे पहले करने वाले हैं बेटा फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ये हमारे को एक न्यूमेरिकल्स टाइप आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है यूजुअली एग्जाम में कि आपको फार्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना है। ठीक है, आपको क्या दिया होता है कि एटम जो है दे ऑक्यूपाई द वॉइड, इंटरस्टिशियल साइट में जा रहे हैं एटम। तो उसके लिए यूजुअली जो सिंपल आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, इनमें 2 तरह का अरेंजमेंट होता है। ये एक HCP अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या फिर CCP अरेंजमेंट होता है। सिंपल आयनिक क्रिस्टल में या कंपाउंड्स में 2 तरह का अरेंजमेंट ऑब्जर्व होता है, HCP और CCP अरेंजमेंट। अब इन अरेंजमेंट में जो अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैटाइन और एनाइन से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से बने होते हैं। नेगेटिव आयन जो लार्जर साइज का होता है, क्योंकि एनाइन का साइज जो है कैटाइन के साइज से बड़ा होता है। तो जो एनाइन होता है यूजुअली क्या बनाता है, लैटिस अरेंजमेंट बनाता है। लैटिस का जो अरेंजमेंट है, मतलब जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, एनाइन का होगा। और जो कैटाइन है वो यूजुअली कहाँ पे होता है, यूजुअली जो है हमारे पास कंपाउंड में ये वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे को पता है कि ईच स्फीयर के लिए नंबर ऑफ वॉइड आपको पता है कि 4n स्फीयर, n नंबर ऑफ स्फीयर के लिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल जो वॉइड होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 2 वॉइड होते हैं। एक स्फीयर के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है कितने होता है, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये हमें पता है बेटा कि ईच स्फीयर हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब हमने फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना है। अब जैसे कि हमारे पास की क्वेश्चन आता है, हमारे को बोला जाता है कि अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट। ठीक है, ए और बी से बना हुआ कंपाउंड है। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी।
ए और बी एलिमेंट से बना होता है एंड एटम्स ऑफ बी फॉर्म ए HCP लैटिस। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बी जो है वो लैटिस बना रहा है। एटम ऑफ बी फॉर्म ए HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एटम ऑफ ए ऑक्यूपाई द ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ए के एटम क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं बेटा। इस बी के जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ए के एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको बताया दो एटम से बना हुआ कंपाउंड है। बी जो है क्या बना रहा है? HCP लैटिस बना रहा है। अब लैटिस किस चीज़ का है? बी का है। और ए एटम कहाँ पे है? बी के टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ए के एटम्स है। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बना बेटा? अब बी तो बी है ऑलरेडी, इसका तो लैटिस साइट है और ए के एटम। अब ईच बी के लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे बेटा? दो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। आपको बताया कि ईच स्फीयर, स्फीयर क्या है यहाँ पे? एटम। ईच स्फीयर हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन से हैं? ए है। तो ईच बी के लिए कितने ए होंगे बेटा जी? 2 होंगे। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बन गया? A2B। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बन गया? A2B। बी का लैटिस है, इसमें ए जो है कहाँ पे है? ए एटम कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो A2B फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बन गया? A2। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि ए एटम ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल साइट्स, कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? बी के लिए एक ही होगा। बताया आपको कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, एक क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो फॉर्मूला बन गया बेटा जी AB। मतलब ईच बी के लिए कितने ए है? एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ए कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई को कर रहे हैं। ए के एटम कहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो फॉर्मूला AB हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ए के एटम, तो A2B। अगर ऑक्टाहेड्रल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो AB। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे बेटा कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। यूनिट सेल डायमेंशंस। यूनिट सेल की डायमेंशन से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं बाय नोइंग द डेंसिटी। डेंसिटी अगर हमारे को पता है यूनिट सेल की तो वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास। हम क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ एटम इन द यूनिट सेल निकाल सकते हैं। तो मतलब सिंपल सा मतलब है कि हम डायमेंशन में क्या निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो कैसे निकालते हैं डेंसिटी? उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक यूनिट सेल है हमारे पास, जैसे ये है, जिसकी एज लेंथ जो है वो क्या है बेटा? ए है। ए सेंटीमीटर है। किसमें ले रहे हैं? लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगी? यूनिट सेल इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा? हमारे पास एच क्यूब होगा। ए का क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है ना। अब उस क्यूब किया तो सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी आती है मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बात होती है यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालना है।
पूरे यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल जो होता है हमारे पास, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, क्योंकि यूनिट सेल का मतलब है इसमें क्या है, एटम्स है बेटा, सॉलिड्स में क्या है, एटम्स है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब यूनिट सेल में क्या आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, कितने यूनिट सेल में कितने एटम्स है, मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ ईच एटम। अगर हमारे पास एक एटम है उसका मास है कुछ, अगर दो है तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम, नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हम लिखते हैं बेटा जी जेड से, एंड दिस जेड इज इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूबिक, दिस जेड इज 2 फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और 4 फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जेड की वैल्यू जो है कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है तो सिर्फ 1 एटम होगा, जेड की वैल्यू कितनी लेनी होती है, 1। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो कितने आएंगे, 2 एटम्स आएंगे और 2 आएगी। और अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है हमारे पास क्रिस्टल, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से पता चलता है, ठीक है ना, कि कौन सा अरेंजमेंट अडॉप्ट किया हुआ है एटम्स ने स्पेस में, किस तरह से अरेंज होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, या फिर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, जेड की वैल्यू। एंड मास ऑफ ईच एटम को हम लिख रहे हैं बेटा जी स्मॉल m से, जो गिवन मास होता है, मास ऑफ ईच एटम। अब मास ऑफ एन एटम कैसे निकालेंगे बेटा, मास ऑफ एन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ एन एटम, ठीक है, मास ऑफ एन एटम। अब हमारे को पता होना चाहिए, देखो इसके लिए हम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, कैसे होते हैं बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं दोनों, इन टर्म ऑफ मास एंड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ से मास आ जाता है हमारे पास m इज इक्वल टू n अपॉन एन ए मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, मोलर मास, m क्या है, गिवन मास। तो n की बात कर रहे हैं, n एटम, एक एटम का जो मास होगा वो निकलता है हमारे पास, मास ऑफ n एटम इज इक्वल टू m अपॉन एन ए, मोलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। n किसके लिए, एक एटम के लिए, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मास ऑफ n एटम इतना आ जाएगा। तो हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल क्या बन जाएगा बेटा, मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा, यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, ये z इंटू m की जगह पे क्या भरेंगे अब, कैपिटल M अपॉन एन ए, m की जगह पे m अपॉन एन ए, तो z इंटू एम अपॉन एन ए, या z मल्टीप्लाई बाई m अपॉन एन ए। निकालो डेंसिटी, लिखो डेंसिटी, कैसे लिखेंगे डेंसिटी, डेंसिटी जिसको हम रो से लिखते हैं, डेंसिटी रो, RHO रो, ये वाला रो ग्रीक लेटर है, इज इक्वल टू किसके बराबर, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये जाएगा z इंटू कैपिटल M, मोलर मास, z क्या है, ये वाला कि 1 2 3 1 2 4 जिस तरह का अरेंजमेंट होगा, डिवाइड बाई वॉल्यूम AQ, इधर डिवाइड में क्या है, एवोगैड्रो नंबर भी है, तो ये आ जाती है हमारे पास डेंसिटी। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम नंबर ऑफ एटम, ठीक है, सभी तरह की कैलकुलेशन होती है, इससे बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल आता है, आइदर वो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, बाकी चीज़ें आपको दी होगी। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है कितना होता है, कांस्टेंट है 6.022 × 10⁻23, Na की वैल्यू यूजली
तो इससे हम, अगर आपको जेड अरेंजमेंट दिया हुआ है, मोलर मास सॉलिड का दिया हुआ है, ठीक है ना, वॉल्यूम एज लेंथ दी हुई है, यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी, यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी गिवन है तो, अगर बाकी चीज़ें गिवन है। यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास निकाल सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड बाई जेड, मोलर मास आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ए क्यूब निकाल सकते हैं, एज लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी अदर डायमेंशन अगर हमारे को पता है तो किसी भी अननोन डायमेंशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजली क्या निकालते हैं हम, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है वो किसी भी कैलकुलेशन के बेस इनमें से ही आ सकता है। अब यूजली ये जो एज लेंथ है ये किस में दी होती है, दैट इज गिवन इन अ पिकोमीटर। जो एज लेंथ है वो किस में दी होती है, ये जो आती है आपके पास, इसका यूनिट आता है बेटा, सबसे पहले मैं बात करूं इसका, तो पिकोमीटर में दी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, 10⁻10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो यूनिट अगर मास जो है दैट इज इन ग्राम, तो डेंसिटी का यूनिट बन जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो किस में लिखनी है, क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये ऐसा ही सिस्टम है, यूजली ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको पिकोमीटर को किस में बदलना है बेटा जी, सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। या फॉर्मूले में भी हम लिख सकते हैं, फॉर्मूले में भी हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सेंटीमीटर में लिखना है तो इतने ग्राम जेड इंटू एम अपॉन ए का क्यूब। अब ए किस में, क्यूबिक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, पिकोमीटर में गिवन है तो इंटू 10⁻⁻30, क्योंकि 10⁻⁻10 का क्यूब कितना हो जाता है, इसका भी क्यूब होगा, इंटू एन ए, इतने ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यूजली डेंसिटी का फॉर्मूला आपने ये यूज करना है, ये अपने आप कैलकुलेशन में आपके पास आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दीज आर कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द, ठीक है, यूनिट सेल डायमेंशन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा इम्परफेक्शन इन अ सॉलिड, होगा इम्परफेक्शंस इन अ सॉलिड। तो आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं इसकी। इम्परफेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हम डिफेक्ट बोलते हैं बेटा। इम्परफेक्शन का मतलब होता है डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शन मीन्स डिफेक्ट्स। imperfections in a solid, imperfection in a solids, जिनको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल्स का क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो एक जो, अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो जो आयन्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है दे कैन बी रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन द एंटायर क्रिस्टल, ठीक है। और ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, आइडल क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे हम एक आयनिक सॉलिड का एक क्रिस्टल बना रहा हूँ मैं, ये ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव के बाद बी नेगेटिव, इधर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये ए पॉजिटिव, ऐसे ही ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट है। देखो, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन। कैटायन के अराउंड क्या होंगे, एनायन होंगे। कैटायन के अराउंड, जैसे इसको देखिए, इसके अराउंड ये एनायन है, और ये एक क्रिस्टल लैटिस है,
ये जो अरेंजमेंट है ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है जिसमें नंबर ऑफ कैटाइन और नंबर ऑफ एनाइन जो है बराबर है। तो ये कैसा क्रिस्टल है बेटा? आइडल क्रिस्टल है जिसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या ठीक है हम बात करते हैं कि जो लैटिस पॉइंट्स है वो रेगुलरली अरेंज्ड है, रिपीटेड ओवर एंड अगेन, ऐसे रिपीट हो रहे। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लीजिए, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, और अरेंजमेंट में क्या आएगा? अरेंजमेंट में क्या आएगा? ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। जैसे अब इसमें कितने नजर आ रहे हैं हमारे को कि ईच कैटाइन इज सराउंडेड बाय 4 एनाइन, 1 2 3 और 4। ऐसे कैसा अरेंजमेंट? रेगुलर अरेंजमेंट। ऐसे क्रिस्टल को हम बोलते हैं बेटा आइडियल क्रिस्टल। और ये जो अरेंजमेंट है इट इज ओनली पॉसिबल एट 0 केल्विन। 0 केल्विन में, ठीक है, 0 केल्विन, ये 0 नॉट ओ, 0 केल्विन जो कि एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही ऐसा पॉसिबल अरेंजमेंट होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें जो है सभी एटम्स जो है अपने क्रिस्टल लैटिस साइट्स पे रेगुलरली अरेंज होते हैं। लेकिन यूजली जो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? डिफेक्ट्स होते हैं बेटा, इरेगुलरिटीज होती है, इम्परफेक्शंस होती है। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डरली अरेंज्ड, ठीक है, ओनली, ठीक है, orderly arrangement of constituent particles in a crystalline solid is known as defects or imperfection. Any deviation, ठीक है, डेविएट कर गया, क्या कर गया? यहां से ये मिस हो गया बेटा, एनाइन मिस कर गया या कैटाइन मिस कर गया, या फिर पूरी की पूरी एंटायर रो जो है वो क्या होगी? डिसलोकेट होगी, अपनी पोजीशन पे ना हो के कहाँ होगी? अलग सी पोजीशन पे आ गई। मतलब ऐसे अरेंज रहे, अब ये लाइन जो है यहाँ से ऐसे खिसक गई, आगे चली गई। तो इस तरह की इरेगुलरिटीज को एक परफेक्टली अरेंजमेंट में इस तरह की इरेगुलरिटी को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स बोलते हैं। और यूजली सॉलिड्स में जो है ये 2 तरह के इम्परफेक्शंस होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, और दूसरी होती है हमारे पास एटॉमिक इम्परफेक्शन, एटॉमिक इम्परफेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड ठीक है एटॉमिक इम्परफेक्शन। बट इन दिस प्रेजेंट सिलेबस हमने इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन नहीं करनी है बेटा, हम करेंगे ओनली एटॉमिक इम्परफेक्शंस, एटॉमिक इम्परफेक्शन। और इनको बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स, एटॉमिक इम्परफेक्शंस और पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।